Hello friends, today we'll talk about Restoration Age. This is our chapter 7 and the time period is 1660 to 1700 AD. So you have to remember the time period also to 1660 to 1700 AD. And restoration क्यों बोला जाता है? Because Charles II was restored as the King of England. इसीलिए इसे Restoration Age भी बोला जाता है. First thing after Charles II became king is that he reopened the theatre in 1660. सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जो थिएटर बंद कर दिए गए थे उन्होंने वो रीओपन करे सारे 1660 में. दिस पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ ड्राइडन. इस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं बिकॉज ड्राइडन शो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. बहुत बार पूछा जाता है कि एज ऑफ ड्राइडन कौन से टाइम पीरियड को कहते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एज ऑफ ड्राइडन भी इसे कहते हैं बिकॉज ड्राइडन शोज एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज. बोथ इन लाइफ एंड लिटरेचर न्यू थिंग्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1660. नई चीज़ें शुरू होने लगी 1660 से, लाइफ में भी और लिटरेचर में भी. तो लेट अस डिस्कस अबाउट वन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स अंडर द रूल ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल and his well shut down all English theatres on religious and moral grounds. तो आंसर इज कब बंद कर दिए गए थे? 1642 to 1660 because some people called it as a interregnum of England और Commonwealth of England. Commonwealth period भी बोला जाता है. इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरी लास्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, पहले की जो वीडियोस है, ताकि आपको एक कनेक्शन पता चले कि कैसे कैसे लिटरेचर की ग्रोथ हुई थी इंग्लैंड में, क्या क्या वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे जिसके वजह से राइटर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था. तो तभी आप समझ पाएंगे. तो आप सारी वीडियोस सिक्वेंशली देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपन इन दिस एज इज फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी. जो सोशल क्लब था वो एस्टेब्लिश हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी. और इन दिस पीरियड देर इज़ ए रैपिड डेवलपमेंट इन साइंस. साइंस में डेवलपमेंट हुआ इन दिस पीरियड. 140 ईयर्स ऑल द राइटर्स एम्फिसाइज ऑन साइंस. तो ये सारे जितने राइटर्स थे एम्फिसाइज साइंस पे करने लगे, साइंस पे ज़्यादा फोकस करने लगे. ओके, द नेक्स्ट इज दूसरी क्या चीज़ हैपन हुई यहाँ पे? देर वॉज ए ग्रेट फायर ऑफ लंदन. ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी हुआ उस टाइम पे. तो ये भी पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ था. यू हैव टू रिमेंबर दिस. The time period is 1660 to 1700 AD. There was a great fire of London because 10,000 people became homeless and on Sunday 2 September. तो आपको डेट भी याद रखनी है. संडे 2 सितंबर जो थे बहुत सारे होमलेस हो गए थे. 2 सितंबर 1666 में हुआ था. फायर स्टार्टेड एंड द एंटायर लंदन फ्लेम ऑन फायर एंड ऑन मंडे 300 हाउसेस वेर बर्न्ट इन फायर. ओके, तो ये भी टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई थी उस टाइम पे, तो आपको याद रखना है. एंड द रॉयल सोसाइटी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एनलाइटमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द ग्रेट जीनियस were the part of the Royal Society. New scientific inventions started and there are many political parties at this time and some writers support other political parties and some other supports other political parties. कोई कौन सी political party को support कर रहा था, कोई दूसरी party को support कर रहा था, due to which political pamphlets are published during this time. और जिसके वजह से political जो pamphlets होती है वो publish होने लगी इस time period में. Okay, and two major political parties started. कौन सी थी? 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, विक्स एंड टॉरिस. विक्स एंड टॉरिस. विक्स पॉलिटिकल पार्टी फेवर कॉमन मैन. स्पेलिंग मिस्टेक्स है काफ़ी, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर विक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी फेवर कॉमन मैन. जो विक्स पॉलिटिकल पार्टी थी वो कॉमन मैन को फेवर करती थी. एंड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की. जो मोनार्की, जो राजा, मोनार्की मतलब वन मैन का रूल, तो उसको लिमिट रखना चाहती थी उनके पावर को. एंड दे आर नॉट इन फेवर ऑफ किंग. वो किंग के फेवर में नहीं थे. एंड द नेक्स्ट पार्टी इज टोरिस. Tories. They are the supporters of the divine right of the king and they जो people should support
हेरिडिटरी रूल जो चलता है कि उसका बेटा राजा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा राजा, तो वो उनको सपोर्ट करते थे कौन, टॉरिस। एंड ड्राइडन फेवर टॉरिस पार्टी। तो ड्राइडन जो फेमस राइटर थे रेस्टोरेशन एज के, वो भी टॉरिस पार्टी को ही फेवर करते थे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। एंड द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हुए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स टू फादर वॉज किल्ड बाय प्यूरिटिन्स। हमें पता है कि प्यूरिटिन्स ने चार्ल्स टू के फादर को मारा था। ओके, एंड सो ही वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट प्यूरिटिन्स, वो उनसे प्यूरिटिन्स से नफरत करता था, उनके अगेंस्ट था। एंड चार्ल्स टू वॉज ए कैथलिक, सो ही किल्ड ए लॉट ऑफ प्यूरिटिन्स। वो कैथलिक था इसीलिए उसने बहुत सारे प्यूरिटिन्स को मारा था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। Sorry for disturbance. And in this age, Puritans' ideology was rejected. Okay, and they make fun of on Puritans, और वो मजाक बनाने लग गए थे Puritans का। In the literature also they are making fun on Puritans, और literature जो लिखा जा रहा था वो भी उनके ऊपर एक व्यंग कर रहे थे। ओके, तो 30 साल से वहाँ प्यूरिटिन्स रहते थे इन मेजॉरिटी। तो चार्ल्स टू भी जानता था कि सारे प्यूरिटिन्स को नहीं मारा जा सकता, इसीलिए ही वॉज क्वाइट कंफर्टेबल ऑफ प्यूरिटिन्स एंड कैथलिक टुगेदर, दोनों को कंफर्टेबल करके भी रखना चाहता था। बट चार्ल्स टू का भाई जेम्स था, चार्ल्स टू का जो कोई वारिस नहीं था, तो अल्टीमेटली जेम्स को ही राजा बनाना था। एंड चार्ल्स टू के बाद जो जेम्स को ही राजा बनाना था ना, चार्ल्स टू का कोई वारिस तो था नहीं, तो किसको राजा बनाना था, चार्ल्स टू को ही राजा बनाना था। तो एंड चार्ल्स टू वाज ए पैसिस्ट। पैसिस्ट क्या होता है, मीन्स रोमन कैथलिक पर्सन जो होता है वो था। एंड सबको लगता था कि जेम्स रिजिड कैथलिक है, तो वह पक्का राजा बनने के बाद कैथलिक एंड प्यूरिटिन्स को साथ नहीं रहने देगा एंड प्यूरिटिन्स को मरवा देगा। और चार्ल्स ने तो ठीक है समझ लिया था कि प्यूरिटिन्स ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको लगता था कि जेम्स से खतरा है। एंड चार्ल्स टू डाइड इन द ईयर 1685। चार्ल्स टू died in the year 1685 and James was extended to the throne and he became James II in 1685। तो ये जेम्स टू 1685 में जब किंग बना, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड वाज एंग्री, सारे उसके खिलाफ थे, सब उससे नफरत करते थे। एंड इन 3 years जेम्स टू बिकेम अनपॉपुलर, और 3 सालों में ही जेम्स टू अनपॉपुलर हो गया था वहाँ की जनता के बीच में। ओके, एंड उसके बाद में जेम्स टू अनपॉपुलर हो गया था जनता के बीच में। तो नेक्स्ट द होल नेशन वाज अगेंस्ट हिम, सारे सब लोग उसके अगेंस्ट थे। एंड इन दिस वे the whole nation was against him, and at this point there is a bloodless revolution was happen in 1688। एक bloodless revolution हुआ 1688 में, where bloodless revolution also called as glorious revolution। bloodless revolution को ही एक glorious revolution भी बोलते हैं। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो you have to remember this। sorry for disturbance, बीच में वीडियो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड देर आर 2 people, प्रोटेस्टेंट विलियम, 2 जने थे। कौन कौन, प्रोटेस्टेंट विलियम थे जो प्रोटेस्टेंट थे। एंड द विलियम वाज द मैन ऑफ द किंग एंड वाज ए प्रोटेस्टेंट, वो किंग का ही आदमी था एंड ही वाज ए प्रोटेस्टेंट। एंड मैरी ऑफ ऑरेंज भी प्रोटेस्टेंट थे। ये 2 इंसान थे, इसके काफ़ी नज़दीक थे। विलियम III removed James II in 1688। तो कौन विलियम 2 आया, जेम्स 1688 में। ही रिमूव्ड जेम्स II एंड टुक ओवर द थ्रोन इन 1689, और उसने थ्रोन ले लिया 1689 में। एंड फिर उसके बाद में आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब तक हम बात कर रहे थे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की कि रिलीजन के वजह से क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे प्यूरिटिन्स एंड कैथलिक के वजह से। अब हम बात करेंगे फ्रेंच इन्फ्लुएंस क्या था रेस्टोरेशन एज में। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, चार्ल्स टू जब देश से निकाले गए थे, देश निकाले के कारण फ्रांस में जा रहा था चार्ल्स टू। जब देश
के कारण फ्रांस में जा रहे थे, तब वहाँ पे जाके रहते थे, तब ही अडॉप्टेड फ्रेंच मैनर्स, उन्होंने फ्रेंच मैनर सीख लिए, ड्रेसिंग स्टाइल जो उनकी स्टाइल थी, आल्सो डेवलप ए लाइकिंग फॉर फ्रेंच लिटरेचर, और जो उनको फ्रेंच लिटरेचर पसंद आने लगा। एंड चार्ल्स टू जब राजा बना, उसने कहा मुझे लिटरेचर में फ्रेंच टेस्ट चाहिए, एंड शेक्सपियर एंड हिज कॉन्टेम्प्ररी कुड नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ दैट पीरियड। जो हमारे शेक्सपियर थे वो फ्रेंच से इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं थे, तो वो उनको सेटिस्फाइड, उनके लिटरेचर को पढ़ के चार्ल्स टू सेटिस्फाइड नहीं थे। एंड बिकॉज द किंग चार्ल्स टू ग्रो अप इन फ्रांस, सो देर वॉज ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस इन रेस्टोरेशन एज एंड राइटर्स, जो उनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था। टू फ्रेंच राइटर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, मोलेरे एंड जेन रेसाइन। मोलेरे एंड जेन रेसाइन, ये जो दो फ्रेंच राइटर्स हैं, इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। दिस वे टू important restoration dramatists who was celebrated or imitated by the restoration writers of England। उस टाइम के जो राइटर्स थे वो इनको ज़्यादा इमिटेट करते थे। ओके, एंड रेनेसा फॉर द फर्स्ट टाइम केम इन इटली, और फर्स्ट टाइम रेनेसा इटली में आया, एंड फ्रॉम इटली इट मूव्स टूवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, सो देर इज ए इटालियन इन्फ्लुएंस ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो एलिजाबेथन पीरियड का इटालियन इन्फ्लुएंस भी था। एंड कॉमेडी ऑफ मैनर फर्स्ट केम इन फ्रांस, एंड फ्रॉम देर इट केम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो कॉमेडी ऑफ मैनर जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पे फर्स्ट आया था? फर्स्ट फ्रांस में आया था, उसके बाद में अदर पार्ट्स में आया था यूरोप के। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एट द बिगनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड देर वॉज ए शिफ्ट इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब। तो आपको आंसर चूज करना है, इंग्लैंड शिफ्टेड फ्रॉम ए रिपब्लिकन प्यूरिटन कॉमनवेल्थ टू एन एरिस्टोक्रेटिक एंग्लिकन मोनार्की। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। अभी आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन रेस्टोरेशन का जो हमारा, देर वॉज द एज ऑफ न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म स्टार्ट हुआ, तो देर वॉज ए एज ऑफ न्यू क्लासिज्म। तो न्यू एंड द पीरियड वेयर क्रिस्ट इज कॉल्ड, द पीरियड बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड क्लासिकल पीरियड। उस टाइम पे क्या बिफोर क्रिस्ट को क्या बोलते थे? क्रिस्ट के पैदा होने से पहले क्लासिकल पीरियड बोलते थे ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, जो था 1600 BC टू 0 AD। तो आपको ये याद रखना है, 1600 BC टू 0 AD। एंड आफ्टर दिस एनी राइटर्स हु इमिटेट दोज राइटर्स आर कॉल्ड क्लासिकल इमिटेटर, उनको क्लासिकल इमिटेटर्स बोलते थे। एंड द राइटर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड थिंक्स दैट दे आर नॉट गिफ्टेड विथ लिटरेरी टैलेंट, सो that they should read the ancient writers, get inspired and then imitate them। उनको लगता था कि नहीं, हमें इतना टैलेंट नहीं है, हमें उनको पढ़ना चाहिए और उनको इमिटेट करना चाहिए। आफ्टर रीडिंग द एंशियंट राइटर्स they believe that the ancient writers are superb and started imitate them and copy them, and this is called neoclassical। इसीलिए इसको फिर neoclassical बोलने लग गए। एंड न्यू मतलब क्यों बोलने लगे? नियो का मतलब क्या होता है? न्यू मीन्स न्यू, एंड क्लासिज्म मतलब क्लासिकल राइटर्स सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, तो इसलिए इसका नाम पड़ा न्यू क्लासिज्म। मीन्स न्यू मतलब न्यू एंड क्लासिज्म मतलब क्लासिकल राइटर्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। इसको न्यू क्लासिज्म को हम और भी बोलते हैं, न्यू क्लासिज्म को हम बोलते हैं सूडो क्लासिकल। न्यू क्लासिज्म को सूडो क्लासिकल का नाम भी दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, न्यू क्लासिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सूडो क्लासिकल। एंड सूडो मीन्स फॉल्स बिकॉज दे इमिटेट द रूलर्स एंड नॉट बॉदर अबाउट सब्जेक्ट मैटर, डेप्थ एंड सीरियसनेस का वो बॉदर नहीं करते थे, वो उसके बारे में नहीं सोचते थे। एंड मैथ्यू एनरोल्ड जो उस टाइम के राइटर थे, उन्होंने ही सेज रेस्टोरेशन मार्क्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोस। तो उन्होंने बोला था रेस्टोरेशन मार्क्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। So you have to remember this. This is also very important, and prose works are written more in this age because this was the age of intellectualism and rationalism. Enlightenment also begins from the age of restoration. इस टाइम से ही enlightenment भी begin हुआ था। Enlightenment is the period where logic must be celebrated, जहाँ पे logically सोचा जाता है, तो उसको enlightenment भी बोलते हैं। You write
poetry in order to satisfy your heart and you write prose in order to satisfy your mind. हम पोएट्री लिखते हैं अपने दिल को संतुष्टि, पोएम सुनने से हमें हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, एंड प्रोज हम लिखते हैं हम टू सेटिस्फाई आवर माइंड, हम अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए. तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट साइंस इन पोएट्री, हम पोएट्री में साइंस की बात नहीं कर सकते. दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड व्हेन कॉफ़ी हाउसेस बिगेन टू बी एस्टेब्लिश इन लंडन, ड्राइंग रूम्स, डिस्कशन started and this attracted the people and discussion on general interest. तो ये चीज़ें इंटरेस्ट से भरी थी, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था इनमें, तो जनरल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था. एंड डिस्कशन एंड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट मैटर इन द कॉफ़ी हाउसेस, जो कॉफ़ी हाउसेस में जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता था. तो जैसे कि क्वेश्चन इस पे किस टाइप का आएगा, रेस्टोरेशन एज मस्ट नोन फॉर, it is known for drama. Okay, and tragedy भी start हुई इस टाइम पे. tragedy, in order to talk about tragedies, Dryden term a heroic drama, मतलब इट सेंटर्स ऑन मैन, एक मैन के ऊपर सेंटर्स कर. ऑल दिस मैन टेक डिसीजंस एंड दे हैव फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज एंड दे आर नेचुरल लीडर्स. तो इन्होंने जो दिखाया था हमें नेचुरल लीडर्स दिखाया था. जैसे कि कॉमेडी स्टार्ट हुई, कॉमेडी में क्या हो रहा था उस टाइम पे, रेस्टोरेशन कॉमेडी इज आल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर. रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोलते थे. यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन्स. Restoration comedy is also known as comedy of manners, and this comedy of manner and this comedy expresses his views against Puritans, जो strict religious, Puritans क्या थे, strict religion follow करते थे ना, and strict religious people, and they did not like the idea of indulge pleasure. जो indulge pleasure था उनको ये idea पसंद नहीं था. And comedy of manners have been inspired from the works of Ben Jonson. Though it is taken from France, it is quite similar. Same था. The main aim of this comedy is to show the manner of upper class society. Okay, to show the manner of upper class society, depicting the urban class society. They are depicting the अर्बन क्लास सोसाइटी, जो शहरों की, जो अर्बन एरियाज की जो क्लास सोसाइटी है उसको डिपिक्ट कर रहे थे. एंड चार्ल्स टू हैज़ मैनी मिस्ट्रेस and number of children, and he was surrounded by corrupt and degenerate ministers, and all this corruption is showcased in drama during the restoration age. and जो corruption था वो इन ड्रामास में दिखाया जाता था. और इसको कॉमेडिया डिलार्टे भी बोलते थे. कॉमेडिया डिलार्टे का मतलब होता है इट इज ए आर्ट फॉर्म विच गेन पॉपुलैरिटी इन इटली. तो ये एक आर्ट फॉर्म है जो पॉपुलर हुआ था इटली में. ओके, एंड पॉपुलर ड्रामा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज, ये ही कॉमेडिया डिलार्टे पॉपुलर ड्रामा था ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज. एंड बिल्ड अराउंड द सिचुएशंस विच अराइज इन स्टॉक कैरेक्टर कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट. एंड जो स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है, स्टॉक कैरेक्टर का मतलब होता है हु पोर्ट्रे लव. स्टॉक कैरेक्टर्स मतलब हु पोर्ट्रे लव. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. स्टॉक कैरेक्टर्स स्टार्ट हुए, पोर्ट्रे लव. राउंड कैरेक्टर्स की बात होने लगी. राउंड स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है, हर लड़की को देखकर पागल हो जाएगा जो स्टॉक कैरेक्टर, कि हाँ प्यार प्यार दिखाना है. एंड राउंड कैरेक्टर्स होता था हु चेंज फॉर गुड और फॉर बैड, जो अच्छाई के लिए बुराई के लिए चेंज हो जाए. और फ्लैट कैरेक्टर्स भी आने लगे हु विल नॉट चेंज, जो चेंज ही नहीं होते. एंड स्टॉक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एक काम में ही लगे रहते हैं. पैसे गिनने का काम तो वो पैसे ही पूरे गिनते रहेंगे, कहीं पे भागने का काम है तो वो रेस लगाते रहेंगे. एंड इट क्रिएट्स ए कॉमेडी फॉर अदर्स टू सी देम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. लोगों को मज़ा आता है वो सेम थिंग देखने में अगेन एंड अगेन. तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम एक बार क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको ये याद रखना है. क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क द रेस्टोरेशन ऑफ. किसका रेस्टोरेशन हुआ था उस टाइम पे, मोनार्की का. फिर से राजा बने थे. ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल के बाद में फिर से राजा कौन बने, चार्ल्स टू. तो मोनार्की का रिस्टोर हुआ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्टोरेशन एज इज द फील्ड ऑफ लिटरेचर इज. सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहा, फिलोसफिकल राइटिंग, पॉलिटिकल राइटिंग, पोइट्री, लेटर. किसका हुआ, ड्रामा.
The next question is restoration comedy has been criticized mainly for. restoration comedy किस लिए criticize ज़्यादा करी गई थी? तो criticize की गई थी इंडेंसेंसिंग, मतलब टॉक अबाउट सेक्स, वाइजेस इन ह्यूज मैनर, ज़्यादा बात करी जाती थी इनके ऊपर, एंड परमिसिवनेस, परमिसिवनेस का मतलब होता है लिबर्टी एंड टॉलरेंस, एवरीथिंग बैड इज आल्सो गुड इन दिस, जो भी बुरा था वो भी अच्छा ही करके दिखाया जा रहा था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडीज कंबाइन इन इट द फीचर्स ऑफ. तो कौन से फीचर्स थे? एलिजाबेथन थिएटर बोरो किया गया था फिर से, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इटली एंड फ्रांस, न्यू क्लासिज्म ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस दिखा था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेडिया डेलार्टे ओरिजिनेटेड इन इटली एंड इन 16th century, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस आर मोस्ट एप्रोप्रिएट? तो आंसर इज कॉमेडी ऑफ गिल्ट. जो गिल्ट का मतलब ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो होते थे उनको बोलते थे गिल्ट. एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं उनको हम क्या बोलते थे? गिल्ट, GUILT. एंड गिल्ट आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल्स होते थे, इधर से उधर अपने काम के लिए जाते थे. एंड इम्प्रोवाइज कॉमेडी भी स्टार्ट हुई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेशन पीरियड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ड्रामा comedy of manner gradually replaced by sentimental drama is in response to the shift in the audience taste. Which of the following statement best represent the difference between these two types? The answer is comedy of manners expose human foolish to laughter. कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसको? ह्यूमन फोलिश को दिखाता था लॉफ्टर, हंसने के लिए, जैसे कपिल शर्मा शो में दिखाते हैं ना. एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी प्रोवोक सिंपैथेटिक फॉर द कैरेक्टर मेकिंग मिस्टेक्स, जो दया आएगी कैरेक्टर पर, तो उस टाइप का सेंटिमेंटल कॉमेडी दिखाई जाती थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, दिस वन इज द लास्ट वन. इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी what is the true which is the true in this? And the true is London life of hedonistic young man is portrayed. London life दिखाई गई. hedonistic का मतलब होता है people just thinking how they get pleasure throughout life, बस यही सोचना है कि कैसे मुझे पूरी ज़िंदगी भर एक प्लेजर, मतलब बहुत ही आलीशान जीवन कैसे मिले. एंड द नेक्स्ट वन इज नेम्स विच टेल्स अबाउट द पर्सन दिखाया गया. ओके, तो एंड हीरोइक सीक ए से इन द मैरिज पार्टनर, फेमिनिज्म भी स्टार्ट हुआ. तो ये चीज़ें थी रेस्टोरेशन एज की. आज हमने किया है इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्टोरेशन एज. मैंने ट्राई किया है वन वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूं, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एंड मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का जो टारगेट है वो पूरा कर पाऊँ. एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले. और पसंद आए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए नई वीडियोस के. Thank you for watching my video. Have a nice day and have a great day.